हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री के 5वें चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज अगर आपको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना हो तो आप चुनाव लड़ते हैं, लोग आपको वोट देते हैं। लेकिन सोचिए, आज से 3000 साल पहले जब ना ईवीएम थी ना पर्ची, तब लोग राजा कैसे बनते थे? क्या वो सिर्फ लड़ाइयाँ जीतते थे या इसके पीछे कोई सीक्रेट फार्मूला था? चलिए जानते हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आज से लगभग 3000 साल पहले भारत में सत्ता का स्वरूप बदलने लगा था। लोग राजा कैसे बनते थे, समाज कैसे बटा हुआ था और कैसे बड़े साम्राज्यों की नींव रखी गई, आइए विस्तार से समझते हैं। इसमें पहला टॉपिक है, कुछ लोग राजा कैसे बने। पुराने समय में राजा शायद जन द्वारा चुने जाते थे, लेकिन 3000 साल पहले कुछ बड़े बदलाव आए। अब लोग बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में पहचाने जाने लगे। इसका अर्थ है, पुराने समय में जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था तो राजा का चुनाव जो है लोगों द्वारा किया जाता था, लेकिन 3000 साल पहले कुछ बड़े बदलाव आए। अब जो लोग बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करवाते हैं वही राजा के रूप में पहचाने जाने लगे। अब है यज्ञ का आयोजन। यह यज्ञ अत्यंत प्रशिक्षित पुरोहितों द्वारा किया जाता था। राजा को एक बहुत ऊंचे आसन पर या बाघ की खाल पर बिठाया जाता था। राजा का सारथी युद्ध के मैदान में उसकी विजय की कहानियां सुनाता था। अब हम जानेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। पुरोहितों ने समाज को 4 समूह में बांटा था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे, जिसमें पहला वर्ण है ब्राह्मण। इनके काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। उन्हें उपहार मिलते थे। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। ये शासक थे। इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा वर्ण है वैश्य। इनमें किसान, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ कर सकते थे। चौथा वर्ण है शूद्र। इनका काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को भी अक्सर शूद्रों के साथ रखा गया था और उन्हें वेदों के अध्ययन की अनुमति नहीं थी। अब एक नोट है, वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा था। कुछ लोगों जैसे शिल्पकार, शिकारी, शव दफनाने वाले को अछूत माना जाने लगा। कई लोगों ने इस व्यवस्था का विरोध भी किया था। अब हम जानेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में, जिसमें पहले हम जनपद के बारे में जानेंगे। जनपद, इसका शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जब राजा बड़े यज्ञ करने लगे तो वे जन के राजा न रहकर जनपदों के राजा कहलाने लगे। पुरातत्वविदों ने दिल्ली के पुराना किला, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा जैसी जगहों पर खुदाई की है। अब हम जानेंगे महाजनपद के बारे में। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। राजधानी के चारों ओर विशाल पत्थर या लकड़ी की किलेबंदी की जाती थी, ताकि दुश्मनों से सुरक्षा मिल सके और राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। अब हम जानेंगे कर के बारे में, जिसे हम टैक्स भी कहते हैं। महाजनपदों के राजा को बड़ी सेना रखने और किले बनवाने के लिए संसाधनों की ज़रूरत थी। अब वे केवल उपहारों पर निर्भर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने नियमित कर वसूलना शुरू किया। राजा ने जनता से कई तरह के कर वसूलना शुरू कर दिया, जिसमें पहला था फसलों पर कर। यह सबसे महत्वपूर्ण कर था, जिसमें उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। दूसरा कर है कारीगरों पर कर। इसमें लोगों को महीने में एक दिन राजा के लिए मुफ्त काम करना पड़ता था। तीसरा कर है पशुपालकों पर कर। इस कर में लोगों को जानवरों या उनके उत्पादों जैसे दूध या घी के रूप में कर देना पड़ता था। चौथा है व्यापारियों पर कर। इसमें सामान की खरीद और बिक्री पर टैक्स लगता था। पांचवा है शिकारी या संग्राहक पे कर। इसमें जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देते थे। अब हम जानेंगे कि उस समय कृषि में क्या बदलाव आए। इस समय कृषि में 2 बड़े बदलाव आए, जिसमें पैदावार बढ़ गई। इसमें पहला है लोहे के हल। अब सख्त जमीन को भी आसानी से जोता जा सकता था, जो जल परिवहन, पानी की आपूर्ति और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट टॉपिक है जंगल। मगध के जंगलों से हाथी पकड़े जाते थे और उन्हें सेना के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। साथ ही इमारतों और रथों के लिए लकड़ी भी मिलती थी। नेक्स्ट टॉपिक है लोहे की खदानें।
यहाँ लोहे के भंडार थे जिससे मजबूत हथियार और औजार बनाए जा सकते थे। अब बात करते हैं शक्तिशाली शासकों की, जिसमें बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान राजाओं ने मगध का विस्तार किया। अब है धान का प्रत्यारोपण। अब बीज छिड़कने के बजाय छोटे पौधों को खेतों में लगाया जाने लगा, जिससे पौधों को जीवित रखने की संभावना बढ़ गई। नेक्स्ट टॉपिक है मगध, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। इसके कई कारण थे जिनको हम अभी जानेंगे, जिसमें पहला है नदियाँ। गंगा और सोन नदियाँ यहाँ से बहती थी। बाद में महापद्मनंद ने साम्राज्य को उत्तर पश्चिम तक फैलाया। अब बात करते हैं इसकी राजधानी के बारे में। मगध की राजधानी पहले राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र बनी। राजगृह जो आधुनिक राजगीर है के नाम से जाना जाता है और पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं वज्जी के बारे में, जो एक गणराज्य था। मगध जहाँ एक शक्तिशाली राजतंत्र था, वही वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली है, एक गढ़ या संघ था। यहाँ एक नहीं बल्कि कई शासक होते थे। ये सब मिलकर अनुष्ठान करते थे और सभाओं में बैठकर चर्चा और बहस के जरिए निर्णय लेते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही इन गणों या संघों से ताल्लुक़ रखते थे। गुप्त शासकों के आने तक ये संघ लगभग 1500 साल तक चलते रहे। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ के बारे में, जिसमें पहला है अश्वमेध, जिसका अर्थ है राजा की शक्ति प्रदर्शन का यज्ञ। दूसरा शब्द है वर्ण, जिसका अर्थ है समाज का 4 भागों में विभाजन। इसका नेक्स्ट वर्ड है जनपद, वह स्थान जहाँ लोग बसते थे। अगला शब्द है किलेबंदी, जिसका अर्थ है सुरक्षा के लिए बनाई गई ऊंची दीवारें। अगला शब्द है गणिया संघ, जिसका अर्थ है वह शासन जहाँ कई लोग मिलकर राज करते थे। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 5। इतिहास गवाह है, चाहे वो मगध की ताकत हो या वज्जी का लोकतंत्र, सत्ता हमेशा बदलती रहती है, लेकिन जो बदलाव उस समय खेती में आए उन्होंने इंसानी सभ्यता की नींव रख दी। अगली बार जब आप वोट देने चाहें तो याद रखिएगा, यह हजारों साल के संघर्षों का नतीजा है। तो दोस्तों अब है आपके लिए एक छोटा सा सवाल। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वेदों का अध्ययन करने और यज्ञ करने का अधिकार किस वर्ण को प्राप्त था? इसमें ए है ब्राह्मण, बी है क्षत्रिय, सी है वैश्य और डी है शूद्र। अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।